हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैच विद पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें पिछले हम 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और जिस भी भाई बहन ने अभी तक वो नहीं देखे तो आप पहले वो जाके देखें, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट काफ़ी हमने इजी वे में सीखे हैं, बेसिक से सीखे हैं। तो अभी तक हमारा जो प्रोसेस रहा था वो सीखने का रहा था। अब हमारा प्रोसेस जो है, अब आगे जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और एग्ज़ाम अप्रोच कैसी होगी कि अगर क्वेश्चन ये हमारे पेपर में आ रहा है तो हम कैसे करें इसे। तो सीखने की प्रोसेस एक अलग होती है और एग्ज़ाम हॉल में करने की अलग होती है। इसमें हम साथ ही साथ सीखेंगे डिविजल रूल कैसे हमारा लग रहा है, कैसे हमारी रिमाइंडर थ्योरम कैसे काम आ रही है। जो हमने अभी तक नंबर सिस्टम में पढ़े हैं वो सारी चीज़ें हमारी कैसे यूजफुल हैं। तो अगर नंबर सिस्टम की अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो जल्द से जाके आप वो पहले कंप्लीट कर लें, जाके आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर सेकेंड में पेपर आपका जो कंडक्ट हुआ था 2021 में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस क्लास की आपको पीडीएफ जो है वो मैथ्स विद यादव टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो हम कमेंट बॉक्स में पिन करा देंगे। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जुड़े रहिए। और आपके पास अब टाइम बहुत ही कम बचा है, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है। देखिए इसी महीने के 10 20 से 21 दिन निकल गए। तो वही है, अब टाइम आपके पास कम है तो अपनी तैयारी में जोर जोर से लग जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए और पढ़ाई को। अब वही एक सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो ये 50 55 दिन जो बचे हुए हैं ना, इनको 70 से 80 दिन बना लेंगे। और 70 से 80 दिन कैसे बनते हैं, वही है कि आप मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका मैथ कमज़ोर है तो बार बार प्रैक्टिस करें। आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस के पढ़े हुए हैं तो वहाँ से सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें, ताकि आपको ये फार्मूलाज हुए या जो कॉन्सेप्ट हुए ये आपको समझ आ कि ऐसा हो क्यों रहा है। समझ रहे हो। तो बार बार पढ़ोगे, क्वेश्चन रिपीटेड है, कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, बार बार जो रिपीट होंगे तो आपको वो दिमाग में अंदर चले जाएंगे। तो वही है, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन है, अगर उसके लिए मैंने 40 मिनट ले लिया। देखिए अभी तो क्या था, जैसे 2021 का पेपर की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। अगर नहीं पेपर टफ आया तो क्या होगा, फिर आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो इसलिए हम नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, हम शॉर्टकट भी सीखेंगे कि अगर यहाँ से जहाँ हमें कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं, अगर 40 क्वेश्चन आपके दिए गए होंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका एग्जामिनर आपसे सोल्यूशन करवा ही नहीं रहा है, वो चाह ही नहीं रहा आप कैलकुलेशन करें, वो आपको हिंट देगा। अब भैया कि वो हिंट आपने पकड़ पाई या नहीं पकड़ पाई, अब वो तभी पकड़ सकते हैं जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आंखों से वो क्वेश्चन बार बार निकलेंगे, तो आपको लगेगा, तब दिमाग में टच करेगा हाँ कि ये ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ सीखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 20% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 21,500 है। अब देखिए हमसे क्या दिया है। अब भैया आप पहले से जुड़े हुए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं, अब मैंने आपको डिटेल में बता भी चुका। अब देखिए सीपी से एमपी का रेशियो क्या हुआ, 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 20 सीपी कम होगा, तो 20% कम होगा कितना 80, और लाभ हो रहा है कितना, तो 120 हो गया, 100 से 120। अब यहाँ से हमें इसका रेशियो मिल गया, तो 20 चौक 80, 20 छिंगा 120। तो हमें पता लगा हमसे क्या कह रहा है, हमें दिया गया क्रयमूल्य दिया गया, सीपी दिया गया, क्रयमूल्य दिया गया कितना 21,500। हमसे पूछ रहा है एमपी बताइए, मतलब मार्क प्राइस बताइए, अंकित मूल्य बताइए। अब मुझे पता है, अब देखिए यहाँ से कैसे कॉन्सेप्ट बनता है। हमें पता है कि जो भी मार्क प्राइस आएगा, क्योंकि 6 का आएगा इसका मतलब 6 का गुणा होगा उसमें, तो 6 का मल्टीपल होगा, और 6 का मल्टीपल होने का मतलब है इसमें क्या 2 एंड 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मुझे 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का व्यवस्था का नियम कहता है अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कि फटाफट एक बार ऑप्शन चेक कर लें, तो मैंने देखा क्या 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, तो पहले का जो योग बन रहा है 14 बन रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकती है। दूसरे का बना 3 2 5, 5 2 7 5 12 है, हाँ तो ये दूसरी संख्या हो सकती है। ठीक है, तीसरी संख्या देखें तो 3 2 5 1 6, 6 5 11, तो 11 3 से नहीं कटता तो ये संख्या भी नहीं 3 से कटेगी। उसके बाद चौथी क्या है 3 2 5, 3 8, और 8 5 13, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी कि 13 3 से नहीं कटता। तो हमें पता लग गया हमारा ऑप्शन जो बी है यही हमारा आंसर है। तो आप समझ रहे कितना ईजिली हम अपने आंसर तक पहुंच गए और विद इन सेकेंड में। ये तो आपको मुझे समझाने में टाइम लगा, वरना आप देखते ही समझ गए होंगे। अब भाई है, अब भाई अगर आपको ये चीज़ टच नहीं कर रही, ये टच आपको कब करेंगे, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप कहेंगे हाँ क्या पढ़ाया हमें। ठीक है, अब देखिए भैया डिटेल में आपको सीखना है तो फिर भैया चलो हम डिटेल में देखते क्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
अब बहुत से लोगों को तो ये नहीं समझ आया होगा कि ये सीपी से एमपी का रेशियो कैसे बन गया, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं तो वही है कि ये आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। देखो होता क्या है, एक बात समझो, जो एक क्लास पढ़ी रखी है प्रॉफिट एंड लॉस की, मैंने डाल रखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे करके आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगी आपको, तो आप वो ज़रूर देख लें, टाइम निकाल लें थोड़ा सा टाइम, कहीं रील्स ना देखें, वो क्लास देख लें। तो होगा क्या, जब भी देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो हमेशा किस पे होता है, वो हमेशा किस पे होता है, वो होता है सीपी पे, सीपी मतलब क्रय मूल्य पे। तो हमसे कह रहा है, और जो छूट होती है, जो डिस्काउंट हमें मिलता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, वो हमें दिया जाता है मार्क प्राइस पे। ये दो चीज़ हमें, मार्क प्राइस मतलब है अंकित मूल्य पे। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि अपने माल का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 20% छूट के बाद भी 20% का लाभ होता है। इसका मतलब लाभ जो होगा वो कितने पे होगा, 120 पे। 100 से लाभ हुआ 120 हो गया, मतलब लाभ जो होगा सीपी पे होगा। इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए हमसे कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ जो किस पे होगा, लाभ अभी सीख चुके हैं सीपी पे लाभ होगा, तो 100 से बढ़ के कितना होगा 120/100। भाई हमसे कह रहा है कि कब लाभ हो रहा है, जब 20% छूट जाती, मार्क प्राइस पे 20% छूट दी, तो इसका मतलब है 80। अब देखिए 80/100। अब यहाँ से एक बात बताइए आप मुझे कि अगर क्रय मूल्य पे अगर प्रॉफिट हुआ और मार्क प्राइस पे जो अंकित मूल्य पे अगर छूट दी गई, तो वो बन क्या जाता है। तो देखो अगर सीपी से अगर प्रॉफिट बढ़ा, जैसे कोई चीज़ आपकी 100 है, इस पर आपको 20% प्रॉफिट मिला, आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी ला के इसको 20% प्रॉफिट हुआ, तो 120 की हो गई। तो ये क्या बन गया, ये इसका क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया। 100 से चीज़ आपने 20% प्रॉफिट लेके 120 की बेच दी, तो ये सेलिंग प्राइस बच गया। वही क्या है कि अगर 120 रुपये हमने अंकित किए किसी चीज़, इसको मैंने 10% छूट पे दे दिया, 90/, तो 100, तो 12×108, तो 108 क्या आ गया, ये भी सेलिंग प्राइस ही तो आ गया, क्योंकि हमने रुपये अपना क्या किया बढ़ा के रख दिए, 100 के हमने 120 टांग दिए, फिर लेकिन क्या किया हमने 10% छूट दी, तो वही हमारा क्या, ये भी हमारा बन गया सेलिंग प्राइस। तो हमसे ये कह रहा है ये सेलिंग प्राइस तो बराबर हो गई। इसका मतलब सीधी सी बात है, वो समझने वाली है कि अगर सीपी से अगर प्रॉफिट बढ़ता है, अगर हम क्रय मूल्य में अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो वो हमारा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बन जाएगा, जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं। वही अगर मार्क प्राइस में हम अगर छूट हटा देंगे, तो वो भी हमारा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 100 से 100 खत्म होगा, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ गया, सीपी से एमपी का जो रेशियो आया वो कितना आया, 80। 120 इधर नीचे आ गए 120, तो अगर 20 से हमने काटा 20 चौको 80, 20 छिंगा 120। तो यही तो हमारा जो हमने डायरेक्ट सीपी से एमपी का रेशियो लिखा था, तो वही था। सीपी तो एमपी से तो कम ही होगा, मार्क प्राइस से कम होगा, क्योंकि हम मार्क प्राइस होता क्या, मार्क प्राइस होता है जो हम रुपये बढ़ा के ऐड कर देते। तो क्या है, तो 20% छूट, तो हम यही छूट लिख लेंगे इधर, और इधर हम क्या है प्रॉफिट हो रहा है तो 120 इधर कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट काटेंगे 4 और 6, तो इधर भी यही आ रहा है, इधर भी यही आ रहा है। ओके, और सॉल्व किया तो 2 3 आ गया। तो हमसे क्या दिया गया, हमसे दिया गया, हमें मिला क्या, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया क्या, 2 की वैल्यू कितनी दी गई, क्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य की वैल्यू हमें कितनी दी गई 21,500, 2 की वैल्यू हमें दी गई है 21,500। तो हमसे 3 की पूछी गई, 2 से हमने काटा ऐसे, 2 कम 2, 2 कम 2, 0, 2 7 14, 2 5 10। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 का गुणा किया हमने, तो 0 3 से 15 5 यहाँ से लगी 1, 3 7 21 1 22, बचा कितना 2, तो 0 जाएगा 2, 3 एकम 3, तो 32,250 आपका यही आंसर हो गया जो पहले आपका आ चुका था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, इस टाइप के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं, और अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप क्या करें, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में जाएंगे आप प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे मैंने आपको जो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास पढ़ी हुई है वो आप देख लें, वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी करा रखे। अब देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ए और बी है, ये क्या कह रहा है 12.5% पे, एक व्यक्ति 12.5% और 15% की साधारण ब्याज दर पर दो अलग अलग योजना ए और बी में 25,500 रुपये को विभाजित करके निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 7250 रुपये है, तो ए में निवेश की राशि क्या है। अब मुझे पता है ए में कितना, ए में कर रहा है 12.5% के हिसाब से, तो एक वर्ष में 12.5% है, तो 2 वर्ष में कितना हो गया 25%। भाई हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बी में कितना 15% के हिसाब से, तो अगर एक वर्ष में 15% है, 2 वर्ष में कितना हो गया 30%। तो हमें पता लगा कि ए पे जो ब्याज मिल रहा है वो 25% मिल रहा है, और बी पे मिल रहा है 30%, और रुपये जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 25,500। अब हमें ये पता है कि इस पर 25% ले रहा है, इस पर 30% ले रहा है, तो मुझे ये पता है कि 25% तो कॉमन मिल रहा है, क्योंकि देखो कोई भी अमाउंट हो, मुझे नहीं पता ए को कितना दिया और बी को कितना दिया, लेकिन मुझे ये पता है कि इस पर ये भी 25% ब्याज ले रहा और ये भी 30% ले रहा है, तो इसका मतलब 25% तो ये भी ले रहा ब्याज और 25 ये मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 25,500 का मैंने डायरेक्ट 25% निकाल लिया, तो मैंने 25% निकाला, तो 25/100, तो ये 4 से काटा, 25 चौको 100, तो 4 से मैंने जब इधर काटा तो क्या बचा, 4 छिंग 24 और 1 बचा 15 हो गया, तो 4 3 12,
4 3 कितने होते हैं 12, 4 3 12, 4 6 24, 1 4 3 12 बचा कर 3 3 के 4 7 28 और 4 5 20, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा 6375 रुपये। लेकिन हमारे जो अमाउंट है ना, कुल राशि हमें जो मिल रही ब्याज में वो कितनी मिली 7250। इसका मतलब क्यों है, देखो 7250 मिल रही मुझे, हमें मिला यहाँ पे कितना 6375। तो हमने 10 में से 5 घटाया 5, उसके 14 में से 7 गया 7 बचा, उसके बाद 11 में से 8 3 गया 8 बचा। तो मुझे पता लगा 875 रुपये है ब्याज हमें कम मिल रहा है। और पता है ब्याज आपको क्यों कम मिल रहा है, वो इसलिए हमें कम मिल रहा है क्योंकि जहाँ अमाउंट जो था ना ए पे 25% हमने ब्याज लिया और बी पे 25% लिया, जबकि बी पे है कितना 30% है, तो 25 तो लिया, लेकिन इसका 5% तो बचा है ना। तो मुझे पता लगा बी की जो 5% हमने छोड़ी ना, बी का 5% कितना हो गया, वो हो गया 875 के बराबर। तो अगर मैंने 5 से काटा तो 5 एकम 5 बचा कितना 3, 5 तो 35 और 55 25। तो यहाँ से मैं बी की जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया 17,500, क्योंकि 100 इधर गुणा हो गया, तो 17,500। हमसे कह रहा है ए का अमाउंट कितना था, हमसे पूछ रहा है ए की निवेश की राशि कितनी थी। तो 17,500 अगर बी की है और टोटल 25,500 थे, तो ए की कितनी होगी 8,000। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है 11,500 रुपये की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई, कितने वर्षों में 19,435 रुपये हो जाएगी। अब देखिए क्या है, हमसे कह रहा है 11,500 की राशि थी, चक्रवृद्धि ब्याज पे दी गई 30% के हिसाब से, और अमाउंट कितना बन रहा है बाद में ब्याज लगा कितना हो गया 19,435। इसका मतलब हमें ब्याज मिल कितना रहा। अगर मैं इससे घटाऊंगा ना तो मैं एक बात पता लगेगी क्या, अगर मैं इसमें से माइनस किया तो 5 3, 14 में से 5 गया 8, 14 में से 5 गया कितना बचा 9, उसके बाद 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया कितना बचा 7। तो मुझे पता लगा जो ब्याज हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 7935 रुपये। हमसे पूछा कितने वर्षों में। अब आप बताइए 11,500 रुपये अगर मैं 30% एक साल का अगर ब्याज निकालता हूँ तो कितना हो गया बटे 100, तो 100 से 100 खत्म, 0 तिप से 15 5 हासिल लगी 1 3 एकम 3 1 4 3 एकम 3। तो मुझे पता लगा एक साल का ही ब्याज हमारा बदलना कितना 3450 रुपये। 2 साल का इसका दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 दूनी 3800, सॉरी 6800 और 50 और तो कितना हो गया 69। अब मुझे पता है 2 साल का जब हमारा ब्याज इतना हो गया, तो इसका मतलब अगर मैं अब ऑप्शन हमारे देखो ऑप्शन क्या है 2 8 6 4, तो कितने बड़े बड़े होंगे सोचिए। अगर 3 साल का भी होगा ना तो ये 3 तरह का 9-10 हज़ार हो जाएगा, जबकि हमें 2 साल का ब्याज मिल रहा है कितना 79। इसका मतलब है कि 2 साल ही होंगे, क्योंकि इसका भी 30% निकालेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। 34 दूनी 68 6900 हो गया ये, और 3400 का 50 का जब 50% सॉरी 30% निकालेंगे तो ये अमाउंट बन जाएगा। समझिए, तो ये चीज़ें ऑप्शन आप देखिए कि ऑप्शन कितने दूर दूर हैं। अगर यही 2.1 ईयर या कुछ ऐसे समथिंग दिया होता तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते आगे। बढ़ते आगे। क्या कह रहा है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या है वो देखिए। इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, एक आर्टिकल मैं बता रहा हूँ क्या है 48 माइनस का 23 माइनस का 500 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 माइनस 35 डिवाइड बाई 5 और बाहर भी क्या है डिवाइड बाई 3। ओके, तो सॉल्व करेंगे हम। तो क्या है यहाँ से लिखा हमने 48 माइनस का 23 माइनस का, अब देखिए यहाँ से ये सॉल्व किया तो 2 से हमने काटे, ये कितना हो गया 250, तो हमने 250 लिख लिया ऐसे। ओके, तो माइनस, अब देखो कितना है ये 35 है, तो अगर हमें 5 से काटेंगे 5 से तो 35, तो अंदर क्या बचा 10 माइनस के 7, और बाहर जो है बाहर क्या है भाग बाई 3। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैं देखो सॉल्व करूँ 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7। पहले हम कोष्टक ही खोलते हैं ना, सिंपलीफिकेशन आपने सीखा होगा। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, उसके बाद ये कोष्टक खोलते चले आ रहे हैं। अब देखिए अब 10 में से 3 गया 7 गया तो कितना बचा 3, 10 में से 7 गया कितना बचा 3। तो हमारे पास यहाँ तक कितना आ गया हमारे पास 250 माइनस का 3 और भाग 3। तो 3 को अगर मैंने भाग दिया तो 3 एकम 3, तो हमारे पास आ गया 249। तो यहाँ तक कितना आ गया 249। तो हमने देखा क्या 48 माइनस का 23 और ये माइनस इधर कितना आ गया 249। ओके, अब देखिए अगर ये हम चिन्ह अंदर ले जा रहे हैं तो 48 माइनस ये अंदर माइनस गया तो ये माइनस का 23 हो गया, लेकिन ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 249। अब देखिए 48 में से अगर मैं 23 घटाऊंगा कितना बचेगा 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, तो ये कितना हो गया 9 5 14 4 हाथ से लगी 1 5 2 7 274, ये आपका आंसर हो गया 274। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। चांद 6 महीने बाद भास्कर के बराबर राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। 1 वर्ष के अंत में लाभ को अजय भास्कर और चांद के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाएगा। तो आपको पता है प्रॉफिट डिपेंड क्या करता है, प्रॉफिट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। फिर चाहे कितने भी लोग हों,
कितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए किया, तो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। तो मुझे पता लगा अजय और भास्कर ने कितना किया। अजय और भास्कर का जो था रेशियो क्या था 8:9। लेकिन क्या है, निवेश करके साझेदारी व्यवसाय शुरू किया, चांद 6 महीने बाद आता है। तो ये तो 6 महीने निकल पैसा लगा रहा है, लेकिन चांद आया 6 महीने बाद, और इसने भास्कर के बराबर राशि निवेश की। तो भास्कर की 9 है तो इसने चांद ने भी 9 की। लेकिन क्या है, हमसे पूछा गया निवेश की उसके साथ जुड़ गया, 1 वर्ष के अंत में लाभ क्या आता है। तो लाभ का मतलब क्या है, 1 वर्ष के अंत का मतलब क्या है कि अजय की 12 महीने की थी, भास्कर ने 9 लगाया कितने 12 महीने के लिए। लेकिन ये चांद जो है ना, चांद इसका क्या है 9 रुपये लगे, या जो 9 यूनिट है वो कितने 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद आया। यहाँ से हमने देखा 6 से काटा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो 16:8:9। ऑप्शन नंबर 1 ये आपका आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, किसी कार को 102 दिनों में किसी कार को एक एंड फिनिश से ज्वाइन, ठीक है। किसी कार को 102 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार को 153 दिनों में पूरा करता है, सी उसी कार को 204 दिनों में पूरा कर सकता है। ये तीनों एक साथ कार कर रहे हैं, तो उसी कार को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो ए कितने में कर रहा है 102, बी 153 दिनों में, सी कितने में 204। आपको 102 153 देख कुछ समझ नहीं आया, मुझे पता लगा क्या ये ना 51 का मल्टीपल है, तो मैं डायरेक्ट जो हमारा वर्क निकलेगा या जो एलसीएम होता है वो क्या है, तो हमें पता लगा 51, 102 पहुँचने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी हमें, 153 के लिए 51 गुणा 3 होता है तो हम वो भी ले लेंगे, और 151 गुणा 4 होता है 204, लेकिन 2 तो हमारे पास है तो 1 और 2 ले गया। तो डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो टाइम एंड वर्क की एक वीडियो पढ़िए, वो भी देख लेंगे। मैंने आपको इस चैनल में इसलिए इतना डिटेल में पढ़ाया है, मैंने वो भी 1 शॉट में डाल दी वीडियो, ताकि आप कॉन्सेप्ट द डे करके, ताकि अगर जो कॉन्सेप्ट मुझे पता है ये रिपीट हो सकते हैं ये, और ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। बट वो ये है कि आपने अगर पढ़ा नहीं तो वही दिक्कत आ रही, तो वो जाके आप देखें वीडियो। उसके बाद दूसरी बात तो ये है कि अगर आपने पिछले 18 सेट देखे हैं तब भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझा रहे होंगे। तो मुझे पता लगा इनकी एफिशिएंसी चेक करेंगे, कार्य क्षमता करेंगे, तो 51 गुणा 2 होता है 102, तो बचा क्या 3 दूनी 6, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। वहीं इसकी देखेंगे 51 गुणा 3 होता है तो बचा कितना 2 दूनी 4, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी 4, और 204 गुणा होता है तो 51 गुणा 4 होता है 204, तो बचा कितना 3, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी 3। और जब भी हम टोटल वर्क निकालेंगे ना तो क्या है, अगर 6 का गुणा 102 में कर देंगे तब भी टोटल वर्क निकल आएगा, और 204 गुणा 3 में कर देंगे तब भी आएगा, 153 गुणा 4 में करेंगे तब भी आएगा टोटल वर्क। तो हमारा कितना आ गया 6 दूनी 12, 2 हासिल लगी 1, तो हमारा टोटल वर्क आ गया कितना आ गया 612। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है उसी कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 6 4 10, इनकी एफिशिएंसी कितनी 13, तो एक दिन में कितना करेंगे 13, तो 13 से हमने काटा क्या आ गया 13 चौको 52, बचा कितना 8 1 9, तो कितना हो गया 92, 13 7 91, बचा कितना 1, तो 47 सही 1 बटे 13 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान से क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा, हाँ ये क्वेश्चन दिया गया, हमसे पूछ रहा है। अब देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आपको बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी, आप वो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आपको जैसे मान लो ये दिया गया 304, एक से समझिए आप। अब देखिए मैं ना लास्ट के 2 डिजिट लेके चलूँगा, तो अब देखो 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो मुझे पता है स्क्वायर 4 के स्क्वायर या तो एक तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, एक क्या है 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 64 आता है, तो लास्ट में 4 आता है, एक 2 के स्क्वायर में 4 आता है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे बाद में ये 2 अंक है ना, हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर करने में इससे ज़्यादा ना हो और इसके नज़दीक हो सबसे। तो मुझे पता है 4 का अगर स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का करेंगे 25 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम दोनों तरफ 4 4 रख लेंगे। अच्छा हमें अब 2 ऑप्शन आए तो चूज कौन सा करेंगे, चूज हम वो वाला करेंगे। देखो अगर ये 25 जैसे 4 का स्क्वायर, इससे बड़ी संख्या क्या है 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर एक 5 का स्क्वायर। अब अगर ये 5 के स्क्वायर के करीब होगा तो ये संख्या हो जाएगी, अगर ये 4 के स्क्वायर के करीब होगा तो ये संख्या हो जाएगी। तो मैंने देखा 55 25 और 4 का स्क्वायर तो 16, तो ये 23 16 के करीब है 25 के करीब है, तो मुझे पता 25 के करीब है, तो इसका मतलब ये संख्या ये वाली हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट इसलिए ऐसे स्क्वायर निकालते हैं। तो हमने क्या किया, तो हमें पता लग गया यहाँ से हमारा पहले का कितना आ गया 4.8, 1764 में हम देखेंगे क्या 2 और 8, उसके बाद 4 चौक 16, तो मुझे पता है ये 16 16 17 करीब है, तो इसका कितना हो गया 4.2 हो गया इसका रूट। उसके बाद 576 तो आपको पता है ये 24 का ही होता है, तो 2.4 हो गया। उसके बाद है 70 56 क्या होगा, तो अब देखिए 70 56 कैसे निकालें, 6 किसके में आता है 6, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, एक 6 के स्क्वायर में आता है। उसके बाद बचा कितना 70, तो 8 8 64, ठीक है। लेकिन मुझे पता है 8 8 64 और 9 में 81, तो वो ज़्यादा दूर हो जाएगा क्योंकि 64 में अगर 6 जोड़ते 70 हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला हो गया, तो कितना हो गया 8.4। तो ये चीज़ें आप सीखते हुए चलें भाई। चलिए
यहाँ से मैंने इसे देखा, इसमें ना थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। वो क्या है, इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ना यहाँ पे डिवाइड बाई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया आपका डिवाइड बाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो हमारा आ गया 4.8 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 2.4 और इंटू कितना होगा 8.4। तो मैंने सॉल्व आउट किया तो 24 दूनी कितना हो गया 48, और दो का गुणा अगर इसमें मैंने किया तो कितना होगा 2 दूनी 4, तो 8.4 इंटू 8.4। अब 8.4 किसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, तो वो निकाला था 70-56 का, लेकिन अभी क्या स्क्वायर रूट से बाहर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कितना 70-56। आपका आंसर कितना हो गया 75-6। ओके, बढ़ते नेक्स्ट। क्या कह रहा है, एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब मैं देखो रिमाइंडर थ्योरम आपको इतनी डिटेल में पढ़ाई है। अब ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, ये वाला लग रहा है वो वाला, अगर संख्या n को डिवाइडेड d से हम भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर हमारा r आ रहा है, वही संख्या के अगर स्क्वायर को अगर मैं d से भाग कर रहे हैं, उसी संख्या उसी डिवाइजर मतलब उसी से भाग कर रहे हैं भाजक से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा r स्क्वायर। वहीं अगर n q को मैं d से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा r q। तो यही तो हमसे कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अगर हम n को 18 से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। भाई हमसे कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, तो n स्क्वायर को अगर मैं 18 से विभाजित करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर आ रहा था रिमाइंडर का स्क्वायर हो रहा था, तो 3 3 9, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए भैया, आपने क्लास ले रखी है तो फिर तो आपके लिए चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। अब देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, अर्धगोला होता क्या, देखिए एक तो ये होता है पूरा गोला, आपको नहीं पता है पेन कॉपी लेके बैठें और साथ साथ नोट करते चलें। ये हो गया गोला। तो स्फीयर जो होता है ना, स्फीयर का क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि लेटर होता है नहीं, इसमें पूरा जो टोटल ही होता है, ठीक है, तो वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहीं अर्धगोले की बात करें तो होता क्या है, अर्धगोला क्या है, बीच से काट दिया गया, ठीक है, ये आपका हो गया अर्धगोला। ओके, अब अर्धगोले का क्या है, अगर अर्धगोले का हमसे कह रहा है, अर्धगोले में लेटर सरफेस एरिया होता है, क्योंकि लेटर सरफेस एरिया होता है क्या, नीचे वाला ये वाला पार्ट लेटर सरफेस एरिया है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका देखेंगे, इसका जो वॉल्यूम हुआ तो इसका वॉल्यूम जो आयतन होता है वो क्या होगा, देखो अगर इसका देखो जहाँ ये पूरा था ये आधा होगा तो इसका आयतन भी आधा होगा, इसमें 2 का भाग देंगे अगर मैं तो 2 से ये 2 कट जाएगा ना, तो हमें पता लगा इसका जो आयतन हो गया इसका आधा हो गया, तो आयतन कितना हो गया, तो 2/3 पाई r क्यूब। तो रिलेट करते हुए समझे चलेंगे, ये याद करने वाले नहीं होते कि रटने बैठ गए आप, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, एक से ही सारे हो जाएंगे। अब देखिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जो लेटर सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं, वो कितना होगा, तो वो होता है जहाँ इसका 4 पाई r स्क्वायर होता है तो इसका आधा होगा, कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर, इसका कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये वाला भी ऐड हो जाएगा ऊपर, ऊपर क्या ये वृत्त बन रहा है, सर्कल है, तो सर्कल का क्या होता है एरिया, वो होता है पाई r स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 पाई r स्क्वायर तो था, इसमें एक और पाई r स्क्वायर जो ऐड हो गया तो कितना हो गया 3 पाई r स्क्वायर। तो ये चीज़ है ना, ये नोट कर लें और याद रखें दिमाग में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको फिर देखने का मिलेगा, क्योंकि मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, ये लिख के ले लो। चलिए अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है उस अर्धगोले कुल क्षेत्रफल क्या थी, तो हमने देखा क्या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, तो 3 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ से 3 पाई की वैल्यू कितनी दी गई 3.14, r स्क्वायर कितना आ गया, तो 60 गुणा 60। अब जैसे 60 गुणा 60 करते मुझे एक बात समझ में आई, पता है क्या, मुझे पता लगा कि 60 में क्या है, एक तो 3 है, 3 गुणा 20 ही तो है ना भाई, एक 60 में क्या है 3 गुणा 20 है, तो मुझे एक दिमाग में एक बात आई कि क्या करूँ, एक बार मैं 3 का डिविडेंड चेक कर लूँ, सॉरी 9 का, क्योंकि 3 3 9 मिल रहा है, अगर ये संख्या 9 से कटेगी तो इसका मतलब ये संख्या जो संख्या 9 से कटेगी, देखो 22% ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं है जो संख्या 9 से कटे वो सही हो सकते, लेकिन हाँ मुझे ये चेक करना है कि अगर संख्या 9 से जो कट रही है उसके चांस हैं, ठीक है, और जो संख्या 9 से नहीं कटेगी तो वो संख्या, इसका मतलब उसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने चेक करने गए तो मैंने देखा क्या, एक क्या है कि जैसे 9 दिख गया तो 9 हटा सकते हैं, 9 से 9 कट गया, 6 और 3 9 बचा कितना 3, तो ये संख्या 9 से नहीं कटी तो इसका मतलब है ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा देखें ये 5 3 8 1 9, इसमें 2 बच रहा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या बचा 9 3 3 6 3 9, हाँ ये आंसर हो सकता है। चौथा देखा ऑप्शन क्या है 9
4 3 7 2 9, एक इसमें बच रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास ऑप्शन डायरेक्ट सी मिल गया, समझ गए। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। वो हाँ से उसने जिस कॉन्सेप्ट भी बनाया ना क्वेश्चन, वरना वो 2 ऑप्शन मैच करा देता है, लेकिन नहीं कराया उसने, क्योंकि वो भी चाहता है कि आप शॉर्ट करके आएँ। अब भैया शॉर्ट हमें पता हो तभी तो करके आएँ, जब हम प्रैक्टिस उसकी करके जाएंगे तभी हम एग्जाम में कर पाएंगे, वरना इतना प्रेशर रहेगा कहाँ से ट्रिक लगा लोगे आप, गुड़ाई कर लोगे डायरेक्ट। चलिए अब आप देखिए क्या है। अब देखिए अगर ये 9 काट क्यों रहे, देखो 9 काटने का मतलब है, अगर आप डायरेक्ट भी जोड़ेंगे ना, जैसे 6 3 9 9 9 18, 18 और 3 कितने हो गए, 18 3 21, तो 21 9 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या भी नहीं 9 से कटेगी। 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, तो 20 भी 9 से नहीं कटता, संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ये कितना हो गया 6 3 9 9 18, तो 18 9 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। उसके बाद क्या है 4 3 7, 7 और 9 16, 16 एक 16 एक 17, 17 और 2 19, तो 19 9 से नहीं कटता, इसका मतलब संख्या भी 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो अलग अलग जोड़ लें आप, या 9 जहाँ दिख जाए वो हटा दें, एक ही बात है। अब मैं सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे कि हमने क्या किया, 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600। अब 3600 का गुणा अगर मैं पहले 3 में किया तो कितना हो गया, 36 यहाँ 108 होता है, तो 108 10,800 हो गया गुणा 3.14। अब मुझे इसमें 3 का गुणा करना, तो मैंने किया गया 8 यहाँ 24, 324 हो गया, ओके। अब प्लस का क्या आएगा, अब देखो 0.14 का भी मैं गुणा करूँगा, तो अगर 3.4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 प्लस के 1.4, तो पहले मैंने 3 का गुणा कर लिया, मैं इसका कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, दोनों बात एक ही है ना। तो मैं करने बैठा तो 14 का गुणा किया तो 0, 14 8 112, बचा कितना 11, तो 0 जाएगा नहीं, 14 में 0 आएगा तो एक बार, तो 1 आ गया, बचा कितना 1 कहाँ से, 14 कम 14 15, तो हमारा कितना आ गया, और दशमलव जो आएगा 2 अंक बाद आएगा तो 1512, तो 32 में इसमें अगर हम 1512 जोड़ देंगे, 1512 0 0, तो हमारा आंसर कितना हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। इसको अगर हल्का से ऊपर बढ़ाएं तो आप देखेंगे आंसर 2 1 5 4 9 2 1 3 और 3, तो 33912, यही आपका आंसर पहले आ रहा था, बाद में भी वही आएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27:28 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो कॉलेज में पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात क्या है। हमसे क्या दिया गया, मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया, वो कितना है 27:28, तो इसको हम अगर 270 लिख लें, 280 लें कोई दिक्कत, क्योंकि अगर 270 280 जीरो हमने बढ़ा लिया तो हम काट भी देंगे, तो बात ये तो वही रह जाएगी ना रेशियो। लेकिन मुझे पता है ये हमारे कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाए, क्योंकि हमसे कह रहा है पुरुषों की संख्या 20% बढ़ी है, तो 270 का 20% कितना होता है 27 दूनी 54, क्योंकि देखो 270 का अगर 20% डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 0 से 0 कट जाना है, तो हमें पता है 27 दूनी 54 ही हो जाना है, तो हमारा कितना आ गया 54। उसके बाद कह रहा है 280 का 30%, महिलाओं का कितना बढ़ रहा है 30% वृद्धि हो रही, तो 30% इसकी बढ़ेगी, तो 28 यहाँ कितना होता है डायरेक्ट, क्योंकि 0 0 से कट ही जाना है, तो 28 यहाँ कितना होता है 84, तो हमारा कितना बढ़ा कर लें आप यहाँ पे 0 0 28 यहाँ कितना होगा 3 8 24 4 बचा 2 3 6 2 8 84, तो हमने ऐड किया कितना आ गया 4 7 5 12 2 80 लगी 1 324 आ गया, ये कितना आ गया 4 8 8 16 86 लगी 1 364। अब मैंने इसको सॉल्व किया, तो 4 से अगर मैंने काटा 4 8 32 4 एकम 4 4 9 36 4 एकम 4, तो हमारा जो रेशियो बना वो कितना बना 81:91, ये हमारा आंसर हो गया। यही हमसे कह रहा था कि कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात जो दिया गया 27:28 दिया गया है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो कॉलेज में पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा। तो हमने वृद्धि कर ली, तो इसकी 20% की 54 वृद्धि हो गई और इसकी हमने 30% की 84 हो गई। अब ये पता है आप इसको 27 मान लो 28 मान लो 27,000 मान लो 28,000 मान लो, आंसर सेम ही आना है, क्योंकि बाद में 0 0 जो बाद में जो बचा वो सब कट ही जाना है, समझ रहे, किसका गुणा कर ले वो आंसर तो वही आएगा। रेशियो का मतलब ये होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटी एक संख्या को 11 15 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या 11 15 और 12 से विभाजित करने का शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो एलसीएम का क्वेश्चन है। तो हम क्या करें 11 15, पहले हम ये देख लें 11 वो नंबर हम चेक करें जो 11 15 12 से विभाजित हो जाए पूरा, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमने देखा ऐसे 3 से काटा तो 11 3 से 15 तो 4 12, तो हमें पता लगा 4 5 20 20 यहाँ 60 60 गुणा 11 कितने हो गए 600, 6 कम 6 6 कम 6 660। तो हमें ये वो नंबर मिल गया, पता है कौन सा नंबर मिला, जो 11 15 और 12 से पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है शेष पर 7 बचाना है, अगर जब 7 बचाना है तो ऐसी कंडीशन में क्या हम 7 ऐड कर देंगे, तो हमने प्लस का 7 ऐड किया, तो हमारे पास जो नंबर आया वो कितना आ गया 667।
अब हम 11 से भी काटेंगे तो ये तो पूरा कट ही जाना, शेष ये बच जाएगा। 15 से काटेंगे तो ये फिर पूरा कट जाएगा, शेष यही बचेगा। 12 से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, शेष यही बचेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ काटेंगे 11 से काटेंगे 66 बचा कितना 7, समझ रहे, ऐसे ही हो जाएगा। तो अब देखिए हमसे कह रहा है अगर इस संख्या को 9 से विभाजित किया जाए शेषफल क्या आएगा, तो हमने 9 से अगर काटा, और देखिए सबसे छोटी संख्या बताइए, तो इससे छोटी संख्या हो ही नहीं सकती है जो 11, 15, 12 से विभाजित हो। तो 9 से काटा मैंने तो कितना हो गया, 9 अपना 45, 9 छक 54, 9 7 63 बचा कितना 3, तो कितना हो गया 37, और 9 चौक 36, तो शेष कितना बचा हमारे पास, जो रिमाइंडर आ गया क्या आ गया 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, ए एक्स से वाई तक 42 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है और फिर एक्स तक वापस आता है। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है ए है जो दूरी हमारे पास क्या है एक्स से वाई, तो ये ए यहाँ तक जाता है फिर यहाँ से लौट आता है। तो हमसे कह रहा है पूरी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड जो होती है अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या है 2 इंटू S1 इंटू S2, S1 मतलब जो जिस चाल से गया, और S1 प्लस S2, S1 S2 यहाँ क्या है जो पहली चाल से गया दूसरी वापस आया या, ठीक है, तो वो S1 S2 है। जैसे यहाँ पे S1 कितना है 42, S2 कितना हो गया 96 हमने मान लिया। तो हमारा आंसर क्या होगा 2 इंटू S1 कितना है 42, S2 कितना हो गया 96, और ये 42 और 96 जोड़े कितना हो गया 6 2 8 और 9 4 13, 138। तो मैंने इसे काटा तो 3 से कट रहा है, तो 3 से काटा तो चौक 12 और तिरछक 18। ओके, तो 3 से काटा 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, उसके बाद ये 2 से भी कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये कितना आ गया 16। अब इसको मैंने भाग किया, गुणा किया, तो 16 दूनी कितना हो गया 32, 32 का 2 आ गया, बचा कितना 3, 16 चौक 64 और 3 कितना हो गया 67, गुणा 2 बटे 23। तो हमारे पास कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 4 हासिल लगी 1, 2 छिंग 12 13, तो 1344 को अगर मैं 23 से भाग करूँगा तो आंसर कितना आएगा। अब देखिए इसको हल्का सा मैं छोटा करूँ, दिख रहा है आपको। अब 23 से मैंने इसे भाग किया तो क्या आएगा, मुझे पता है अगर 23 का मैं 6 में गुणा करूँगा, 23 गुणा 6 कितना होता है, 23 गुणा 6 कितना हो गया 36 18 के 8 हासिल लगी 6 दूनी 12 13, तो 138। तो मुझे पता लगा हमारे पास ऊपर है कितना 134 ही है, तो इसका मतलब है 6 बार तो नहीं जाएगा, तो हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए पहले ही, तो एक ऑप्शन 2 ऑप्शन कट गए। अब मुझे पता लगा 5 के समथिंग आएगा, तो 23 पंजे कितना हो गया, तो 23 पंजे कितना होता है 115 होता है, तो हमें पता लगा 23 पंजे कितना हुआ 115, तो 5 बार तो चला गया, बचा कितना 115 134, तो 5 तो वो 14, 5 कितना हो गया 194 हो गया। और 23 अट्ठे कितना होता है, 23 अट्ठे जो होते हैं वो कितना होता है 8 3 24 4 बचे 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। तो मुझे पता लगा 8 बार ही जाएगा, उससे जान जाएंगे, तो 58.43 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, बाद बाकी हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 10 19 20 38 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। अब बताइए, अब हम डायरेक्ट पता क्या है, अब करने नहीं बैठ जाएंगे, मैं एक बार ऑप्शन देखेंगे। तो मैंने देखा क्या, अगर यहाँ पे क्या दिया गया, हमें दिया गया 10 का डिविजन टूल का, हमसे कह रहा है 10 10 20 हमारे पास है, 10 से वही संख्या कटेगी जिसका अंतिम अंक 0 होगा, या तो 1 0 है या 2 0 हो। जैसे 100 है तो 100 10 से तभी कट रहा है, अगर 96 है 10 से कटा नहीं कटेगा, तो अगर 0 इसमें ऐड कर दें तो ये 10 से कट जाएगा, हाँ ब्लू कट जाएगा। तो मुझे पता है 10 देखते मुझे समझ में आया कि अब जो आएगा ना वो डायरेक्ट क्या आएगा, अंतिम शेषफल ही आएगा। अब मैं देखा अगर मैंने ऑप्शन नंबर डी से चेक किया तो मुझे पता है अगर मैं इसे 10 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आ रहा है यहाँ से 5, लेकिन हमसे क्या कह रहा है शेषफल 3 चाहिए उसे। अगर इसमें किया तो 14 से 50 तो कट जाएगा, लेकिन शेषफल बचेगा कितना 2, तीसरा तो पूरा कट जाएगा, इसमें शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो पाए कि 2 5 नहीं। हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मैं 10 से अगर भाग करूँगा 5 10 19 20, तो मैंने 10 से चेक कर लिया, 10 से भाग करूँगा तो शेषफल कितना आएगा 3। तो हमारा ऑप्शन हम आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैं ऑप्शन ए मार के आगे बढ़ जाऊँगा। तो हमारा एक ही आंसर है, क्या है। अब ये जब क्वेश्चन बनाया गया ना, इसके ऑप्शन इस तरीके से मैनेज किए गए ताकि एग्जाम में चाह रहा है इसको सॉल्व ना करें, तो ये चीज़ें है ना आप सीखते हुए चलें। अब देखिए ये क्वेश्चन करना कैसे, तो क्वेश्चन क्या करना, हमें पहले वो संख्या ढूंढनी है जो 5 10 19 20 38 से विभाजित करने पर 0 शेषफल का मतलब विभाजित करे, तो हमें फिर इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या किया हमने 5 10 19 20 सेम पिछली वाली की तरह है, तो मैंने क्या किया इसे पहले 5 से काटा, तो 5 1 5 5 दूनी 10 19 5 चौक 20 और कितना आ गया 38। तो यहाँ से हमारे पास 2 आया, तो मैंने 2 से किया, 2 एकम 2 2 एकम 2 19 2 दूनी 4
और 19। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 5 दूनी 10, और 10 का गुणा अगर मैंने 19 में किया, क्योंकि 19 आ गया यहाँ से, एक कॉमन लेंगे ना, तो 19, तो 10 का 190 और दूनी कितना हो गया 380। तो हमारे पास जो एलसीएम आया 380 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर मैं 5, 10, 19, 20, 38 से विभाजित करूँगा तो शेषफल 0 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या पता, हमें चाहिए जिसमें शेषफल 3 आए। अगर इसमें मैं 3 ऐड कर दूंगा ना तो हमारे पास वो संख्या आ गई जो 5, 10, 19, 20, 38 से विभाजित करने पर शेषफल 3 छोड़ेगी। लेकिन पता क्या है, बात ये आई प्रॉब्लम की, ये ना जो संख्या जो है ना, हमारे पास अगर मैं 383 लिखूंगा तो ये संख्या हमारी 3 अंकों की हो गई। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 4 अंकों की संख्या बताइए। तो मैं क्या करूँगा, तो इसको अगर मैं 380 प्लस को अगर मैं इसको x मान लूँ, क्योंकि एलसीएम होता है, एलसीएम वो संख्या है जो इनसे पूरी पूरी कटेगी। अब इनका कोई नंबर होगा, तो एलसीएम में किस संख्या गुणा करेंगे, अगर मैं मान लो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो भी इनसे पूरा पूरा कटेगा। लेकिन हमें 3 अंकों की चाहिए, तो मुझे पता है 2 का गुणा करूँगा तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, तब भी ये 3 अंकों का ही रहने वाला, 4 का नहीं हो रहा। तो मैंने अगर 3 का गुणा कर रहा हूँ यहाँ से, ऐसे अगर मैंने 3 रखा तो क्या आएगा 0, 3 24 की 4 बचा कितना 2, 3 3 9, 2 11, तो 11 से 40 में अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, 11 से 40 वो नंबर हमें मिल गया 4 अंकों का सबसे छोटा, जो 5, 10, 19 और 38 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन हमें 3 शेषफल बचाना, तो हमने क्या किया, इसमें +3 ऐड कर दिया, तो हमारा जो संख्या बनी वो क्या बनी 1143। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, गुरुत्व श्रेणी जीपी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जीपी का योगफल का फॉर्मूला क्या है, एस एन जो होता है, सम ऑफ एन नंबर क्या होता है, ए 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। ठीक है, ये कब होता है, ये जब होता है कि जब r जो है ना, r 1 से बड़ा है, सॉरी r 1 से छोटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से r होता है सार अनुपात। अब देखिए यहाँ से a हमारे पास क्या दिया, a होता है प्रथम पद, तो ये हमारे पास है कितना 11/5। सार अनुपात क्या होता है, सार अनुपात ये होता है किन्हीं भी दो पदों का अनुपात जैसे होता है, सार अनुपात होता है r होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है कितना, कोई भी दो पद लेगा, ये ले लो उसके अपॉन में ये रख लो, सेम ही आएगा। तो हमारा क्या है 11/25, 11/25 अपॉन में क्या है 11/5। अब देखिए अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11/25 तो रह जाएगा, ये 5 ऊपर चला गया तो क्या आ गया 5/11, तो 11 से 11 खत्म, 5 गया 1/5 आ गया। तो हमारा आर कितना आ गया 1/5। 1/5 का मतलब है कि आर 1 से छोटा है। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला यही वाला लगेगा। अब ऐसे आप ये देखते हुए समझ गए होंगे। तो आर कितना आ गया, आर आ गया हमारा 1/5। तो बस हम क्या फॉर्मूला रखेंगे, तो क्या ए कितना है 11/5, 11/5 1 - आर कितना है 1/5 की पावर n। उसके बाद क्या है 1 - आर कितना हो गया, 1 - आर होता है 1/5, और 1 अगर 1 - आर है 1/5, तो 5 में से गड़ा कितना आ गया 4/5। अब मुझे पता है 5 ऊपर जाएगा तो 5 से 5 तो कट ही जाना, आएगा कितना नीचे, नीचे बचेगा कितना, जो अभी आपने देखा है। तो नीचे हमारा कुल मिला के बचेगा क्या, तो हमारे पास नीचे बचा 11/4, क्योंकि ये 4 बचा, और 1 - 1/5 की पावर n। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो क्या है 11/4 क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे क्या कह रहा है, एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है और इसलिए वह किसी कार्य को एन से 242 दिनों से कम समय पूरा करने में सक्षम है। तो एन पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। हमसे कह रहा है एम और एन है, एम है एन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। अगर एन एक दिन में एक काम कर रहा है तो एम कितना कर रहा है 3, क्योंकि ये 3 गुना काम ज़्यादा कर रहा है, कुशल है। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है वह किसी कार्य को, अब मैंने मान लिया टोटल वर्क हम 3 मानते हैं, तो मुझे पता है अगर एम एक दिन में 3 काम कर ले रहा है तो इसका मतलब इसे तो एक ही दिन लगेगा। भाई एन को कितने दिन लगे, एन एक दिन में एक ही काम कर रहा है, इसका मतलब 3 काम करने में उसे 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन हमसे कह रहा है इसलिए वह किसी कार्य को एन से 242 दिनों कम में पूरा कर रहा है। जबकि एन अगर देखो यहाँ पे अगर एन 3 दिन ले रहा है तो वहीं एम कितना एक दिन ले रहा है, इसका तो कितने दिन कम ले रहा है, ये 3 दिन में काम कर रहा है, एक दिन में कर रहा है, इसका मतलब 2 दिन कम में कर रहा है। तो 2 दिन कम का मतलब है कि 242 दिनों में कर रहा है। 2 दिन का ही तो 242 आ गया, 242 दिन कम में कर रहा है। तो यहाँ से हमारी एक की वैल्यू आई, वो कितनी आ गई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121। हमसे क्या कह रहा है, इसीलिए किसी कार्य को एन से 242 दिनों कम में कर रहा है। तो हमें यहाँ से पता लग गया एक की वैल्यू कितनी आ गई 121 आ गई। लेकिन हमसे पूछ रहा है तो एन पूरे कार्य को कितने में पूरा करेगा, तो लेकिन एम उनको तो 3 दिन लग रहे हैं, जहाँ एम को 121 दिन लग रहे हैं एक काम, क्योंकि इसकी एक है, एक दिन लग रहा है। ठीक है, वहीं इसको क्या है 3 दिन लग रहा है, इसका 3 गुना लग रहा है दिन।
तो हमारा एन की जो आ गई वैल्यू क्या आ गई, एन की आ गई 3 का गुणा किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 363 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बस इतना से कह रहा है, समझिए पहले। हमसे कह रहा है एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। तो मुझे पता लगा एन अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो एम 3 काम कर रहा है। अगर मैंने टोटल काम 3 माना तो मुझे पता लगा कि एन को 3 दिन लग रहे हैं, तो वहीं एम को 2 दिन 1 दिन लग रहा है। इसका मतलब है कि ये 2 दिन का गैप है। वही हमसे कह रहा है, लेकिन हमें 2 दिन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 242 दिन। हमसे कह रहा है वे किसी कार को एन से 242 दिन कम में पड़ रहा है, जबकि एन से 2 दिन में यहाँ पे कर रहा है हमने जो माना है, ठीक है, अपने हिसाब से। तो हमारा पता लगा एक की कितनी आ गई, 121। लेकिन हमसे कह रहा है अगर एक की वैल्यू 121 है तो हमसे कह रहा है कि एन कितने दिनों में पूरा करेगा। तो लेकिन एन तो इससे 3 गुना टाइम ले रहा है, जहाँ एक दिन ले रहा है वहीं 3 गुना ले रहा है। तो इसका हमने 3 का गुणा कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 363 आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है 251 उर्वरक बैग का औसत वजन 51 किलोग्राम है। यदि बॉक्स का वजन जिसमें उर्वरक बैग रखे जाते हैं को शामिल किया जाता है तो प्रति उर्वरक बैग का प्रचलित औसत 0.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। बॉक्स का वजन क्या है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, हमसे कह रहा है जैसे 251 उर्वरक बैग हैं ऐसे, ठीक है, और उसमें क्या है, उर्वरक बैग हैं जो एक बॉक्स में रखे हैं, ये सारे बॉक्स में रखे हैं, ठीक है, ये सारे एक बॉक्स में रखे हैं जिसमें सारे उर्वरक बैग रखे हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, अगर हम बॉक्स को उर्वरक बैग का प्रचलित औसत वजन बढ़ जाता है, अगर हम बॉक्स को शामिल कर लें, यदि बॉक्स का वजन शामिल कर लें तो उर्वरक बैग क्या है, 0.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो मुझे पता है किसका वजन बढ़ेगा, तो 251 उर्वरक बैग का बढ़ जाएगा, जब 51 किलोग्राम है, लेकिन 0.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब है 251 पे कितना बढ़ रहा है, इंटू 0.6 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। आप समझे नहीं, ऐसी ये बॉक्स है, इसका कोई वेट है, इसमें सारे बैग रखे उर्वरक रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है अगर मैं इस बॉक्स को भी ऐड कर लूँ ना, तो इसका जो वेट है ना, इस सबका औसत वजन मान लो 51 था, तो इस पर बढ़ कितना हो जाएगा, 51.6 हो जाएगा, क्योंकि 0.6 बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी क्या इनका सबका 51 था, तो इनका ही 0.6 बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा कितना, 251 बैगों में बढ़ेगा कितना, 0.6। तो यहाँ से हमें इसका वेट मिल जाएगा, तो 6 कम 6 56 30 की 0 बचा कितना, 3 6 दूनी 12 3 15। तो उर्वरक बैग का जो वेट आ गया वो कितना आ गया, 150.6। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक हो रखी है, इसको पहले वाले को कर लें आप सही, 150.6, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। देख रहे हैं आप नंबर सिस्टम आपका कितना आ रहा है क्वेश्चन। अगर आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट है ना तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके यहीं बन रहे हैं। मुझसे देखो 3 और 7 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 3 और 7 से विभाजित होने का मतलब है कि जो 3 और 7 से दोनों, इसका मतलब वो संख्या 21 से कटेगी। तो पहला नंबर एक ऐसा 21 है जो 3 और 7 दोनों से विभाजित है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी संख्या आएगी वो 21 के मल्टीपल में आएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 50 तक संख्या ऐसी बताइए जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हैं, तो मुझे पता लगेगा 3 और 7 विभाजित होने का मतलब है वो 21 से भी करनी चाहिए। तो मुझे पता लगा अगर मैं डायरेक्ट 21 से काटूँ तो 21 दूनी 42, तो मुझे पता लगा 2 बार गया, तो मुझे पता लगा वो 2 ही संख्या ऐसी हैं जो 50 तक संख्या ऐसी हैं, 50 तक 2 ऐसी संख्या हैं जो 3 और 7 दोनों से कटेंगे। वो कौन सी होगी, एक 21 होगी, एक क्या होगी, 42 होगी, क्योंकि वो 21 के मल्टीपल में ही आएगी। अब वहीं हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया 980 में ऐसी कितनी संख्या है, संख्या 980 तक, तो मैंने देखा क्या 980 से मैं अगर डायरेक्ट 21 का भाग कर दूँ तो 21 चौको कितना हो गया, 21 चौको 84, बचा कितना 14, तो 140 हो गया। तो 140 हो गया, तो 21 छक्का कितना होता है, 21 छक्का कितना होता है, 6 कम 6 6 दूनी 12 126, 7 बात तो नहीं जाएगा, वो 47 हो जाएगा, 140 ही है ना। तो हमारे पास आ गया आंसर कितना है 46, ये हमारा आंसर हो गया। और ये आपको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो भाई ये आपने अगर नंबर सिस्टम अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके आप फास्ट देख लें, जाके जान हो 2x करके देख लें आप, अगर आपके पास टाइम कम है। बट ये सारे कॉन्सेप्ट आप कोई कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं सकते हैं। कंपटीशन इस लेवल की चल रही है कि आप कोई कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप सोचेंगे ये सिलेबस नहीं पढ़ेंगे या ये वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे, समझ रहे। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर होकर जाइए आप एग्जाम में। आपके पास अभी टाइम है, सोना कम कर दो, 6 से 7 घंटे सोइए, बाद बाकी आप अपने पेपर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालिए। आपको लग रहा है कि पढ़ाई 8-9 घंटे में कंप्लीट हो जा रही, तो 8-9 घंटे की आपको लग रहा है कि और भी ज़्यादा करनी है तो 1-2 घंटे बढ़ा लीजिए, 12-13 घंटा पढ़िए, आप पढ़ सकते हो। बार बार रिवीजन करिए, दिमाग में अंदर बैठ जाए आपके, ठीक है भैया, इग्नोर मत मारिए आप। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। एक मोबाइल को 14,105 में, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं हम अटेम्प्ट। एक मोबाइल को 14,105 रुपये में 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 28,210 रुपये में बेचा जाए तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 14,105 रुपये में एक मोबाइल को बेच रहे हैं तो हमें ना 35% की हानि होती है। तो हमसे कह रहा है इधर
इसी अगर मैं 28,210 में बेचें तो हमें कितना लाभ होगा। अब देखिए कोई चीज़ अगर CP हमारी 100 रुपये है, कोई चीज़ हम 100 रुपये खरीद के लेके आए, तो उसमें क्या है हम बेच रहे तो हमें हानि कितनी हो रही 35%, इसका मतलब मैं 65% में बेच रहा हूँ। ओके, इसका मतलब है हम 65% में बेच रहे हैं, लेकिन हम 65% बेच रहे हैं तो हमें हानि पता है कितनी हो रही है, सॉरी 35% की हानि लेके मैं बेच रहे हैं, तो वहाँ कितने में बेचा हमने 14,105 में। इसका मतलब 65% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 14,105, 14,105। भाई हमसे कह रहा है अगर इसे हम 28,210 में बेचें तो इससे वास्तविक लाभ क्या होगी। अब देखिए 14,105 का ही दोगुना तो 28,200 है, 28,210 में बेचें तो इसका मतलब है कि मैं इसमें इसका जो अमाउंट बन रहा है इसका दोगुना, तो अगर इसका दोगुना तो इसका भी दोगुना हो गया ना, क्योंकि जो तो ये कितना हो गया 130। तो हमें पता है कि 100 की चीज़ 130 में बेचती हमने तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 30% का। ये बात आपके दिमाग में आई, ये बताइए। तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं, समझ रहे, क्योंकि हमें सारे रास्ते सीखने हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन करने बैठ गए, फिर भैया कि अटक गए तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो हमें बहुत से रास्ते भैया ज़िंदगी में हमारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे ना उतनी ज़िंदगी हमारी आसान हो जाएगी। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी यूज होती हैं। आप कहीं एक ही जगह अटक के रह गए ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है या आपके पास अपॉर्चुनिटी कम है, तो आपको ज़िंदगी जीने में बहुत तकलीफ होगी। तो भैया अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपके पास 1000 ऑप्शन होने चाहिए, चाहे वो किसी भी मोड़ पे या किसी भी मूवमेंट पे होने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोबारा समझिए, हमसे कह रहा है कि अगर 35% हानि पर बेचा जाता है, अगर 14,105 में बेच रहे हैं तो 35% हानि होती है, तो इसका मतलब हमने 65% में बेच दिया। लेकिन हमसे कह रहा है अगर 28,210 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ क्या होता। तो मुझे पता है 14,105 से 28,210 पे पहुँचने के लिए 2 का गुणा हो रहा है, मतलब 2 गुना हो रही संख्या। तो मुझे पता है 35% का भी 65% का भी तो 130% हो जाएगा इसका 2 गुना। तो मुझे पता है 100 की चीज़ 30% बढ़ गई तो कितना हो गया 28,210। बट आपके ऐसे समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आपको डिटेल में करा दे रहा हूँ। तो डिटेल में कर रहे हैं भाई, तो हमें पता लगा 100 से हमने कितनी 35% की हानि ली, तो हमने बेचा कितने में 65% में। तो हमें पता लगा 65% की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारे पास 65% की वैल्यू जो है वो कितनी है 14,105। तो यहाँ से हम 100 की निकाल लेंगे, अपना CP निकाल लेंगे भाई, ठीक है। तो हम देखा 5 से काटा, 5 से 13 बार, तो 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो 13 से काटा तो कितना हो गया 13 दूनी 26, बचा कितना 2, तो 22 हो गया। तो 13 कम 13, तो 13 कम 13 7 और 2 9 हो गया, 13 7 91। तो हमारे पास यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई कितनी 21,700। अब 21,700 में अगर हमने चीज़ खरीद के लाई, अगर वही चीज़ हम बेच कितने में रहे 28,210 में, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना ले रहे। तो 28,210 में से अगर हम 21,700 घटा देंगे तो हमारे पास कितना गया, जीरो में से जीरो, 11 में से 7 गया 4, उसके बाद 1 में से गया जीरो, और 8 में से 2 गया 6। तो हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें 60-40 का। सॉरी, इसको ना 21,700 घटा रहे हैं, तो 21,700। ओके भाई, मैं सोचूं जीरो कैसे नहीं आया। अब देखिए, तो हमने ऐसे माइनस किया तो जीरो 1 और 12 में 7 गया 5 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 6। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना मिला 6510 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का हो रहा है 6510 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपये पे हो रहा है 21,700 पे। तो 21,700 पे इंटू 100, तो 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म, और 217 गुणा 3 कितना होता है, तो 7,51 होता है, 2,3 होता है, तो 651 ही होता है। तो यहाँ से हमारा पता लगा कितना है 30% प्रॉफिट है। ओके, बात वही है सेम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक को 55 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 27% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 27% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका डायरेक्ट देखो, जब भी आपको सेम अमाउंट में दोनों चीज़ें बेची जाएँ, ठीक है, और एक पे उसे लाभ हो एक पे उसे हानि हो, तो ये ऐसी कंडीशन में जब सेम परसेंटेज हो तो ये ध्यान रखें हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, लॉस होगा जितनी परसेंटेज दी हुई माइनस का R² अपॉन 100। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया तो R का है कितना 70%, सॉरी R भी क्यों है, तो X लिख सकते हैं इसको हम, X² अपॉन 100। तो X क्या है, X वो है जितनी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। तो 27 का स्क्वायर कितना हो गया 729/100, माइनस इसलिए लगा रहा क्योंकि हमेशा इसमें लॉस मिलेगा, आपको जो मिलेगा लॉस। तो 2 0 0 खत्म, 10 आ गया, तो माइनस का कितना लॉस हुआ हमें 7.29%। यही हमारा आंसर हो गया।
ऐसा हो क्यों रहा, देखिए अगर मैं मान लूँ इसमें क्या कह रहा है, देखो हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक को 55 रुपये में बेचता है। भाई मैं मान लूँ एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है, ठीक है। हमसे कह रहा है एक पैसे 20% का लॉस हुआ और एक पैसे क्या है 20% का प्रॉफिट हुआ। अब मैं लेके चलता हूँ, इसे अगर लॉस हुआ 20% का, इसका मतलब है 80% में इसने बेचा, तो 80 की वैल्यू कितनी दी गई 120। तो यहाँ से 100 की अगर निकालें तो हमने देखा क्या, इससे हमने काटा 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 50 का गुणा किया तो 50 दूनी 100, 5 3 15। तो यहाँ से पता लगा कि 150 की चीज़ थी और मैंने 120 में बेच दी, इसलिए मुझे क्या है 20% का लॉस हो रहा था। और इसमें क्या है हमें 20% प्रॉफिट हो रहा है, जिसका मतलब है कि 120 की चीज़ 120% की चीज़ मैंने 120 में बेची, तो यहाँ से 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100। अब देखो ओवरऑल हमें क्या पता, ओवरऑल हमें पता लगा कि देखो यहाँ पे क्या था 150 की चीज़ थी, यहाँ पे कंडीशन में क्या था 100 की चीज़ थी, 20% प्रॉफिट क्यों हुआ, तभी तो 120 में बेची तो 20 का प्रॉफिट होगा। तो मुझे पता लगा जो हमें अमाउंट टोटल अमाउंट मिला वो कितना मिला 240, क्योंकि टोटल अमाउंट हमें 240 मिला, क्योंकि ये बिक्री की ना हमने 120 में, तो हमारे पास 240 आ गया। ठीक है, एक बात बताइए आप, आपने खरीदी कितने में थी 150 में, तो ये खरीदी थी और 100 में ये, तो कितने खरीदी 250 में। तो इसका मतलब है प्रॉफिट हमें वो कितने का रहा है, जो लॉस हो रहा है हमें कितने पे हो रहा है 10 रुपये का, तो 10 का हो रहा है कितने पे 250 पे इंटू 100। तो हमने एक जीरो से जीरो खत्म किया तो 25 चौको 100, तो हमें जो लॉस मिला वो कितना मिला 4% का। भाई हमारे जो ट्रिक क्या कहती है, जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है माइनस का x² / 100। तो अगर 20% है तो 20% का स्क्वायर कितना हो गया 400, 400 का 100 किया तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आ गया माइनस के 4%। ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो ये इसलिए हो रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, इधर यदि 480 का 20% 590 के 40% से x% कम है तो x ज्ञात कीजिए। तो 480 का 20% कितना हुआ, तो 480 का 20% कितना हुआ 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 96। भाई हमसे कह रहा है 590 का 40%, तो 590 का 40% कितना हो गया 4 निम 36 की 6 बचा कितना 3, 4 पंचे 20 3 23। ओके, तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अगर 590 के 40% से x% कम है, कितना कम है x% कम है, तो x ज्ञात कीजिए। तो 480 का 20% तो 96 हो गया, लेकिन हमसे कह रहा है 590 के 40% कितना हो गया 236 से x% कम है, ये 96 है कितना कम, तो अमाउंट में कितना कम है। अगर मैं यहाँ से घटाऊंगा तो 236 में से अगर मैंने 96 घटा तो 0, 13 में से 9 गया 4 बचा, तो हमारे पास 140 कम है। एक्चुअल में है कितना 140 कम, ठीक है। तो 140 अगर कम है तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में कितना कम होगा, तो 236 इंटू 100। तो हमने इसे सॉल्व आउट किया, तो 4 से काटूँ, 4 से कट जाएगा, तो 4 से कटा 4 पंचे 20, 4 निम 36, 4 से कटा 4 पंचे 4 दूनी 4 3 12 और 4 पंचे 20, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3500। अब देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे 59। अब मुझे पता है ऑप्शन ना हमारे दूर दूर हैं, जैसे क्या है 72% है, 85% है, 69% है, 59% है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 59 को अगर 60 मान लूँ तो कोई दिक्कत है, अगर मैंने 59 को 60 माना। या आप एक काम भी कर सकते हैं, पता क्या, अगर 59, देखो यहाँ पे कितना है 350, 59 छक्का कितना होता है, छचंग 36 होता है और 6 कम होगा, तो 59 गुना अगर 6 में करेंगे तो कितना होगा 360। अगर ऊपर 360 होता ना तब 60 के प्लस वाला ऑप्शन होते, तो ये एक भी नहीं ऑप्शन होगा। आपका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा 59%, 59.32%। ये बात समझ गए, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने 59 देखा तो आपको पता है 59 6 जो होता है ना वो होता है कितना पता, वो होता है 354। तो इसका मतलब है 6 पर 6 बार तो नहीं जाएगा, तो मुझे पता लगा 6 बार नहीं जाएगा, तो बाद बाकी एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 5.59% आया, तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। एक विमान 21 घंटे में ए और बी के बीच की दूरी तय करता है। यदि विमान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी 26 घंटे में तय की जाती है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, हमसे क्या कह रहा है, अगर डिस्टेंस सेम है तो हमें पता है एक ही फार्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है क्या स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो का है ये इन्वर्स हो जाएगा। तो मुझसे क्या कह रहा है, पहले कंडीशन मुझसे कह रहा है 21 घंटे लग रहे हैं, एक से बी ए और बी के बीच की दूरी तय करने में 21 घंटे लग रहे हैं। लेकिन क्या कह रहा है यदि विमान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो उसे 26 घंटे लगते हैं। इसका मतलब 26 घंटे स्पीड कम की, तो इसका मतलब है ये अगर टाइम का रेशियो है, अगर स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा तो मुझे बताएगा 26 से 21 हो गया। इसका मतलब है
कि जहाँ पहले स्पीड अगर 26 होगी यूनिट में, वहाँ पर कितना रह गया 21, तो कम कितनी हुई 5, 5 की वैल्यू हमें देगी कितनी 220, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो हमें पता लगा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 44। तो हमसे कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मैं इसमें किसी का मान रख लेंगे, अगर ए की 144 है तो यहाँ 21 की कितनी आ जाएगी स्पीड आ जाएगी, और टाइम तो मेरे पास है ही। तो अगर मैं पहले इस दूसरे वाले में रख रहा हूँ, किसी में रखें आंसर सेम ही आएगा अपन, तो 26 गुणा 21, और ए की वैल्यू कितनी 44, तो गुणा 44, कुल मिला के भाई हो गया 21 गुणा 44 ही हो गया। ठीक है, अब मैं 44 देखते मुझे समझ आया कि इसमें ना 11 का ड्यूअलिटी रूल लग सकता है, तो मैं एक बार चेक करूँगा, ऐसा तो नहीं 11 का ड्यूअलिटी रूल लग जाए। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 11 का विभाज्यता नियम हमसे ये कह रहा है कि अगर जो सम अंक हैं, सम अंक का मतलब है सम स्थान पे जो अंक हैं और विषम स्थान पे अंक हैं, अगर उनका योग दोनों का, अगर उनका डिफरेंट या तो 0 है या 11 है, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो यहाँ पे आप जाइए ड्यूअलिटी रूल, अगर आपको नहीं आ रहे हैं ना, तो आप ड्यूअलिटी रूल की क्लास है, एक ही क्लास में आपको मैंने सारा पढ़ा रखा है, तो आप वो जाके फटाफट देख लें। अब देखिए मैंने चेक किया, ड्यूअलिटी रूल चेक किया, मैं सॉल्व नहीं करने बैठा, मैंने चेक किया, तो मैं देखा क्या 6 2 8 और 8 4 12, ये कितना हो गया 4 2 6, तो 6 अगर मैंने 12 में से घटाया तो 6 बचा, इसका मतलब ये संख्या, ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा मैंने चेक किया 2 2 4 4 4 8, और सम स्थानों पर कितना योग हो रहा है 4 2 6, तो 8 में से 6 गया 2 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन क्या है 4 और 2 6, 6 4 10 और 4 2 8, सॉरी 4 2 6, तो अगर मैंने 10 में से अगर 6 घटाया तो 4 आ रहा है, तो या तो देखो 0 बचेगा या 11 बचेगा, या 11 कोई मल्टीपल तभी आंसर हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन मैंने चेक किया क्या आया, तो कितना आ गया, तो हमारा कितना आ गया 2 0 और 4 6 हो गया, और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 6 में से 6 गया कितना 0, तो आपका आंसर जो आ गया वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन है आपका, ये आंसर आ गया। तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो आंसर बना वो कितना बना 24 0 24, ये आपका आंसर हो गया। और जिसको भी अगर नहीं आ रहा तो आप कैलकुलेशन कर लें आगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कितने वर्षों में कंपनी बाई की आय उसकी बचत से अधिक होगी। देखो हमसे क्या दिया, ऑप्शन ये हमें जो दिया गया यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेविंग टू इनकम रेशियो। तो अभी जैसे मान लो 25 को आप देखिए क्या समझाया, देखो 0.25 का मतलब है कि दशमलव में हटाएंगे तो नीचे कितना बड़ा है 0, तो ऊपर वाली तो सेविंग हो गई क्योंकि सेविंग टू इनकम रेशियो दिया गया, तो ये सेविंग हो गई, और नीचे वाली क्या इनकम हो गई। तो हमसे यार कितने वर्षों में बाई की आय उसकी बचत से अधिक होगी, बाई की पूछेगी तो मैं बाई की निकाल लेंगे। तो बाई की आय, तो पहले में क्या है 75, तो हमें पता लगा अगर 75 ने कम करें, 10 में हटाया नीचे 0 आ गया, 10 100 आ गया। वहीं क्या आया, एक का मतलब क्या होता है 100/100, कि दोनों तरफ 0 बढ़ा लेंगे 2 2। उसके बाद क्या है 1.5 का मतलब है 10 में हटाएंगे नीचे 10 आएगा, लेकिन हम तो 100 की फॉर्म में ले जा रहे हैं ना, तो 150 हो जाएगा। वहीं इसको लाया कितना हो गया 175 अपॉन में 100, इसको कितना हो गया 50/100.5 का। तो हमसे क्या कह रहा है कितने वर्षों में बाई की आय उसकी बचत से अधिक होगी। अब देखिए बचत से अधिक होगी, देखो एक तो ये बचत से अधिक है क्योंकि बचत यहाँ पे 75 हो रही है, आय कितनी है 100। देखिए यहाँ पे बचत 150 है, आय 100 है, तो ये तो नहीं हो सकती, यहाँ पे बराबर हो रही तो ये भी नहीं हो सकती है। दूसरा क्या, ये तो जाना भी है बचत, ये भी नहीं हो सकती। एक ऑप्शन ये है आपके पास है कि यहाँ जो बचत 50 हो रही है आय कितनी 100, तो हमसे ये कह रहा है कितने वर्षों में बाई की आय बचत से अधिक है। तो बचत यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 हो रही है आय, यहाँ पे बचत 75 है, यहाँ पे 100 हो रही है, तो 2 वर्ष हैं, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार क्वेश्चन है सेम ही, तो क्या कह रहा है यहाँ पे एक्स की बचत पूरा है, यहाँ से हमसे क्या कह रहा है कितने वर्षों में कंपनी एक्स की बचत उसकी आय से अधिक होगी। तो बचत आय से अधिक होनी चाहिए। अब देखो पहले की बचत कितनी हो 50/100, 25/100, दूसरी कितनी हो गई 50/100, तीसरी कितनी हो गई 125/100, चौथी कितनी आ गई 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम 150/100, और इसको कितना हो गया 75/100। तो हमसे क्या कह रहा है कितने वर्षों में कंपनी एक्स की बचत उसकी आय से अधिक है। तो आय से अधिक देखो यहाँ आय 100 है, बचत 150 है, तो एक तो हो गई, यहाँ पे 100 है 125 से, तो 2 वर्ष यहाँ भी आ गए, बाद बाकी जो बचत है ना वो कमी है। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कंपनी ए के लिए 2011 से 2021 तक बिक्री में कितनी % कमी हुई 2011 से 2021 में। तो देखो ए में है कितनी 1180, 2011 में ए की जो है वो कितनी है 1180, वहीं क्या है 2021 में कितना है 2021 में कितना है 2021 में ए की जो है बिक्री वो कितनी है 1070। तो कमी परसेंटेज पूछा है, तो कितनी कमी हुई 1180 से 1070 पे आ गया, इसका मतलब 110 की कमी हुई, और कितने पे हुई 118 पे। अब देखिए कैसे, देखो ऑप्शन हमारे पास ऐसे रखे जाते हैं ताकि हम
इसको सॉल्व करने ना बैठें। मुझे पता है अगर यहाँ पे 110 की जगह पे 118 होता तो ये एक बार जाता है, इसका मतलब है तो ऑप्शन हमारा 10 हो सकता था, परसेंटेज 10 में हो सकती थी, लेकिन ये एक बार भी भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो परसेंटेज आएगी वो हमारे क्या 9% से कम, मतलब 10 से कम ही आएगी, और 10 से कम ही आने का मतलब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, वो क्या है 9.32%। यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस वर्ष कंपनी बी की अधिकतम बिक्री हुई है? तो हमसे क्या कह रहा है, किस वर्ष अधिकतम बी की हुई? तो देखो बी की 2001 में तो 860 हुई है, 2011 में 910 हुई है, 2021 में 750 हुई, 2031 में 1070 हुई है। तो पहली बार हुई है 2031 में, सबसे ज़्यादा हुई है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, सभी दिए गए वर्षों में ए ने कंपनी बी की तुलना में कितने % अधिक बिक्री की है? तो हमें टोटल ए की बिक्री चेक करनी है और फिर हमें बी की चेक करनी है, फिर हमें ये देखना है कि ए ने कंपनी बी की तुलना में कितनी अधिक की। तो ए की है कितनी, देखो इन्हें 2001 में कितनी की 980, 2011 में कितनी की 1180, 2021 में कितनी की 107, 2031 में कितनी की 880। भाई बी की कितनी है, बी की है पहले कितनी 860, 910, 750 और कितना है 1070। तो हमने ऐड किया तो हमें पता मिला 0, 8 3 24, 8 चौक 32 में से 1 गया 33, बचा कितना 3, 9 3 12, 12 8 20 21, बचा कितना 2, तो 2 2 4, तो कितना आ गया 41 30, तो ये आ गया। ठीक है, 8 चौक 32 में से 1 गया 31 होगा ना, तो ये कितना आ गया 31। उसके बाद ये ऐड किया हमने 0, 6 1 7 7 5 12, 12 7 19 की 9 आंसर लगी 1, 9 9 9 18, 18 7 25 की 5, बचा कितना 2 1 3, 3590। तो हमसे कह रहा है कंपनी ए ने कंपनी बी की तुलना में कितने % अधिक बिक्री की? तो कितनी अधिक की? तो हमें पता लगा ए ने की है 4110 रुपये, भाई बी ने कितनी की है 3590 रुपये। इसका मतलब कितनी अधिक की? तो हमने घटाया 0 में से 0, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 5 गया 5, तो मुझे लगा 520 अधिक की है। 520 अधिक की किससे? 3590 से। तो परसेंटेज पूछा क्योंकि 20 से हमें पूछा गया 20 से कितनी अधिक की, तो 520 की इंटू 100, तो हमने एक 0 से 0 खत्म किया। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, अगर मैं देखो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 16 पॉइंट, 14 पॉइंट, 13 पॉइंट, 15 पॉइंट, इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत दूर दूर दिया गया। अगर मैं 359 को 360 मान लूँ, कोई दिक्कत है ये बताओ? क्योंकि हल्का सा बारीक सा अंतर आएगा, जबकि हमारे पास परसेंटेज में तो 1% पूरा अंतर दिया गया। तो मैंने क्या किया 5200 को बट 3 से इसको 60 मान लिया मैंने, तो मैंने सॉल्व आउट किया, 0 0 खत्म हो गया। उसके बाद मैंने इसे 4 से काटा, तो कितना हो गया 4 एकम 4, बचा कितना 1 4 3 12, उसका 4 निम 36। अब 9 से हमने काटा तो क्या बचा 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा कितना 4, 40 हो गया, तो 9 चौक 36। तो हमारा जो आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? तो ये चीज़ें भी आप साथ साथ सीखते हुए चलें कि हमें ऑप्शन देखें, हमारे ऑप्शन अगर दूर दूर हैं तो हम वहाँ पे खेल जाएंगे। भाई हमारे पास ऑप्शन अगर ये दिया होता है 40 पॉइंट समथिंग सारे ऑप्शन होते हैं, तब हम ये काम नहीं कर सकते थे। समझे? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है पुनः शब्द कीजिए और समानांतर वाला ज्ञात कीजिए। अब देखो जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन मिले तो कोई ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 90% चांस है कि आपके सही हो जाएंगे। एक तो क्या है, जब कोई एक तो ये कोई वर्ड सरल है तो वो तो आप कर भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड क्या है आपकी बुक अभी इतनी तो स्ट्रॉन्ग होगी नहीं कि आपको बन जाए ये वर्ड। तो वहाँ पे लेकिन आपको इतना शायद पता हो, जैसे मम्मल, मम्मल मीन्स क्या होता है? मम्मल मीन्स होता है बुदबुदाना टाइप का होता है। भाई जो होता है क्या है, शार्ट वन क्या होता है, शार्ट वन चिल्लाना टाइप होता है। ठीक है, विस्पर क्या होता है, विस्पर भी होता है क्या है फुसफुसाना, मतलब धीरे बोलना। सॉफ्ट तो आपको पता ही है। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये 3 ऑप्शन है ना, ये एक तरीका ही सिनोनिम्स हो रहे हैं, हल्के हल्के मतलब मैच कर रहे हैं। एक अलग अकेला ऑप्शन ऐसा है जो ये अलग है इनसे। तो जब भी आपको कभी दिखे, आपको पता है ये नई वर्ड बन रहा है, आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप इन चारों की मीनिंग आपको पता है या आस पास ही पता है, तो आप डायरेक्ट ये ऑप्शन माने, तो आपका 90 से 95% है कि आपका ये ठीक होगा। बाद बाकी देखते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन दिया गया, बाकी जहाँ तक चांस है कि 3 सिनोनिम्स दे दे, उसका एक एंटोनिम दे दे। अब देखिए इससे जो वर्ड बना है वो पता है वर्ड क्या बना? वो वर्ड बना है सिरिल, SHRILL, जिसका मतलब होता है क्या पता? तीखी आवाज़ में बोलना, जैसे होती है सिरिल वॉइस, तो आपकी बहुत चुभने वाली हो। वहीं 60 माने भी होता है चिल्लाना, तो आपका ये आंसर ठीक हो गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है आज मंगलवार है तो 28 दिन पहले कौन सा वार था? तो हम चेक कर लेंगे 28, तो हमने 7 से भाग किया तो 7 से 28 का मतलब पूरा कट गया, तो इसका मतलब है 4 बार गया पूरा कट गया।
तो इसका मतलब है कि आज मंगलवार है तो 28 दिन पहले भी मंगलवार ही था, इसका मतलब है ट्यूसडे था, तो आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें अब ये दिया गया, क्या कह रहा है, ESCALATION को क्या लिख रहा है, OPJUMAOUB है ना, तो क्या लिख रहा है BMBDTF लिख रहा है। तो हमसे कह रहा है इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये एन है, ये क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, रिवर्स करके एक बढ़ा देता है। एन के बाद क्या आता है ओ के बाद क्या आता है पी, आई के बाद क्या आता है जे, टी के बाद क्या आता है यू, ए के बाद क्या आता है बी, एल के बाद क्या आता है एम, ए के बाद क्या आता है बी, सी के बाद क्या आता है डी, एस के बाद क्या आता है टी, ई के बाद क्या आता है एफ। तो ये एक सीरीज बन रही है। वहीं अगर यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूँ तो सेम इसका पैटर्न बनेगा। तो डी के बाद क्या है, मैं उससे उल्टा करूँगा, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई, एक ई के बाद क्या आता है एफ, टी के बाद क्या आता है यू, ए के बाद क्या आता है बी, आर के बाद क्या आता है एस, डी के बाद क्या आता है ई, वहीं क्या है वाई के बाद क्या आता है जेड, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई, ई के बाद क्या आता है एफ, और डी के बाद क्या आता है ई। तो ये हमारा आंसर हो गया एफ ही। अब देखिए ई एफ यू तो बी वाला खत्म ही हो गया, ई एफ यू बी, ई एफ यू बी, तो ये वाला जेड आर इसमें खत्म हो गया। उसके बाद एस ई जेड आई एफ ई, एंड में एफ ई आ रहा है, तो ये आंसर हो गया हमारा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है कुछ जूस स्वादिष्ट हैं, कुछ जूस फल हैं। तो डिस्कस क्या निकला, कुछ फल स्वादिष्ट हैं, कुछ फल दो जूस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ फल जूस इससे संबंध बन रहा है, लेकिन ऊपर तो नहीं जा रहा है तो स्वादिष्ट। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, कुछ फल जूस हैं, हाँ तो दूसरा सही है, पहला गलत है, तो आपका आंसर बी कर रहा है एक ही। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें सीरीज दी गई है। अब सीरीज में क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो पता क्या पाएंगे, यहीं देखें आप, नोट करने की जरूरत नहीं दोबारा। आप देखेंगे कि इसने क्या किया सीरीज में, शुरू के 3 अक्षर देखो ई और लास्ट की 3 इसने हटा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, EROS बचा। उसके बाद क्या किया इसने, 2 अक्षर शुरू के, मतलब जहाँ यहाँ से देखो ई से स्टार्ट होकर ये बन रहा था, उसके बाद क्या किया इसने, आगे के 2 अक्षर फिर ऐड कर दिए। इसने क्या किया, जब यहाँ पे पहुँचा ये, तो इसने क्या किया, ये वाले दो देखो EN और ये पीछे IT ऐड कर दिया, देखो EN IT ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया इसने, फिर नेक्स्ट में आया ये, इसने फिर 3 हटा दिए, 3 तो मैंने देखा कि इसने फिर ये वाले 3 गायब कर दिए, ये 3 गायब कर दिए, RO बच गया। अब हमारे पास क्या RO बचा है, लेकिन क्या करें, अब मुझे पता है ये 2 फिर ऐड करेगा, तो ऐड क्या करेगा, इधर NE कर देगा ऐड, इधर SI कर देगा, तो NE RO SI। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें दिया गया, क्या दिया गया हमें, ए का अर्थ क्या है प्लस, भाई बी का अर्थ क्या है माइनस, सी का अर्थ क्या है गुणा। तो हमें सॉल्व आउट करना है, तो कर लेंगे हम। 9 19 प्लस ए का अर्थ क्या है प्लस 6, सी का अर्थ क्या है गुणा 3, ए का अर्थ क्या है प्लस 7, बी का अर्थ क्या है माइनस के 5। तो कितना आ गया, 19 6 25 गुणा 7 3 10 माइनस का 5, ठीक है। तो 25 गुणा 10 कितना हो गया, 25 गुणा 10 कितना हो गया 250, 250 में से माइनस का 5 गया, कितना बचा 245। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें दिया गया संतुलित कीजिए, तो हम देखेंगे ऑप्शन रखेंगे। पहला ऑप्शन अगर हमने रखा तो 7 - 13 प्लस के 9, तो ये तो 100 के बराबर हो ही नहीं रहा, क्योंकि एंड में सबके बराबर लगा हुआ, तो पहला तो नहीं है। तो हम दूसरा चेक करने बैठे, तो दूसरा हमने चेक किया, तो 7 गुणा 13 प्लस के 91 9 इक्वल टू 100, 13 7 91 प्लस 9 100 हो रहा है, तो इसका मतलब है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हमें दिया गया, क्या कह रहा है, MONS मॉन्स्टर को क्या लिख रहा है, NOMTRET। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे क्या है, ये देखो N इधर कर रहा है, O आ रहा है, M आ रहा है, उसके बाद क्या S से एक बढ़ा के T कर दिया, उसके बाद R आ रहा है, E आ रहा है, T आ रहा है। तो भाई हेल्थी को क्या लिखेंगे हम, तो सेम ही बन रहा है ये। तो क्या है, मुझे पता है शुरू के 3 अक्षर पलट रहा है ये, तो शुरू के 3 अक्षर पलटेगा तो क्या आएगा, ए पलटेंगे AEH, तो AEH, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, L से एक बढ़ेगा, L के बाद क्या आता है M, उसके बाद क्या इधर पीछे वाले 3 पलटेगा तो क्या बचेगा बाई एच टी, तो बाई HT ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, ये तो हो ही नहीं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है, मैंने मान लिया 9 किलोमीटर इधर चला, उसके बाद ये बाएं मुड़ गया, फिर कितना चलता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, अब बाएं इसके इधर होगा, इधर बाएं मुड़ा कितना चला 11 किलोमीटर, तो यार कहाँ आ गया, यहाँ पे आ 11 किलोमीटर चल। अब कह रहा है यदि वो अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो सही बात है, पश्चिम की तरफ खड़ा है, इधर पश्चिमी है ना, इधर पश्चिम इधर पूर्व, तो हमसे कह रहा है वह
पहले 9 किलोमीटर की दिशा में चलाता, तो इधर चलाता 9 किलोमीटर हमारे हिसाब से, तो क्या था, इधर पूरब है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये हम ऐसे भी बनाते ना, तब भी अगर मुझे पता लगता एंड में किधर है, पश्चिम तरफ, तो इसका मतलब है शुरू में इसके विपरीत चला, तो ये पूरब हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि चित्र आपका सही बन जाए तब भी ठीक है, गड़बड़ी बनेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस उसका अपोजिट देखना है आपको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या सरकार को कला पर रुपये खर्च करना चाहिए? हाँ, कला किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है, बात सही है। कला पे मतलब भैया कि अगर हम कला को प्रोत्साहन करेंगे तो उससे जीवन में गुणवत्ता लाती है, इंसान सीखता है बहुत कुछ, स्किल पे काम होता है। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं, किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता जीवन में एक अच्छे अवसर से प्राप्त होती है, किसी मूर्ति से नहीं। ये तो कोई बात नहीं, फालतू बातें हैं। अच्छे अवसर से, ऐसे अवसर से क्या प्राप्त होती है? तो आपका क्या है, पहला ठीक हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें दिया गया सीरीज दी गई कि D6H12 L18 T14 T13, तो क्या होगा? देखो डी के बाद एच आया, तो डी में क्या, 4 में 4 जोड़ा कितना, 8, 8 में 4 जोड़ा 12 है, तो यहाँ पे 12 4 कितना होगा, 16, 16 पे क्या था पी, तो 16 और 4 20, 20 पे टी आता है, इसका मतलब इसी तो बन रही है। उसके बाद क्या है, 6 गुणा 12 6 दूनी 12 6 18, तो 6 चौक 24, 24 पे क्या आता है, 24 तो खुद ही है, 56 30, तो इसका मतलब P24 आपका आंसर हो गया। आसान आसान से क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, बच्चों के लिए पानी पीना आवश्यक है क्योंकि वे प्रतिदिन खेलते हैं। अच्छा, अगर बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या आप पानी नहीं पिलाओगे? तो ये पहला तो गलती हो गया, बकवास से बात है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है पानी बच्चों को बीमारी से बचाता है। तो वो पानी हेल्पफुल है, लेकिन बीमारी से बचाता है ऐसा तो नहीं। ऐसा तो अगर बच्चा पानी पीता है तो उसे बुखार ही नहीं आएगा इसका मतलब, या किसी बच्चे को बुखार आएगा उसे पानी पिला देंगे तो बीमारी से बच जाएगा? ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ना तो एक सही ना दो। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पता है, जब जब ये आपको जितना प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको एग्जामिनर का माइंड सेट पता लगेगा कि वो कैसा सोचता है, वो कैसा आंसर देता है, समझे? तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, वरना आप पहली बार क्वेश्चन करेंगे तो गलती कर लेंगे आप भावुक होके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है, और उम्मीद करता हूँ सभी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँच सके और आप पढ़ सकें और कल को दरोगा बने आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।